साथ शिवा और मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा और सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में भोपाल में प्रांतीय युवा शिविर को संबोधित कर रहे हैं सीएम। तो आज नहीं तो कल मिलने वाली है, लेकिन आजादी के बाद लंबे समय तक देश को आजाद अगर रखना है तो देश की दिशा कौन सी होगी, देश के युवाओं की दृष्टि क्या होगी, देश के युवाओं के लिए संस्कृति के मान बिंदुओं की तरफ कौन कौन ले जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी शताब्दी वर्ष चल रहा है। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी भी उसी धारा से आते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उसी दौर से हम निकलते हैं तो हमको पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी दिखाई देते हैं, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के माध्यम से राजनीतिक यात्रा भी थी उनकी, लेकिन राजनीति भी किस दिशा में जाना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक की दृष्टि भी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दृष्टि भी थी, जो 1923 में आईसीएस एग्जाम पास करते हैं। क्योंकि जब युवाओं की बात कर रहे हैं तो युवाओं को जोड़ करके उस दौर के युवाओं के साथ गुरुजी ने भी युवावस्था में स्वप्न देखा होगा और इस धारा को चलने के लिए एक संकल्प मन में लिया। और आज आजादी के बाद के इस दौर को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से हमारी संस्कृति की चुनौतियां भी मिल रही है और चुनौतियों के बीच में ये जो अखंड ज्योति जल रही है, इसकी मिसाल हमने कोविड के समय भी देखी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से देखा होगा और इस धारा को चलने के लिए एक संकल्प मन में लिया। और आज आजादी के बाद के इस दौर को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से हमारी संस्कृति की चुनौतियां भी मिल रही है और चुनौतियों के बीच में ये जो अखंड ज्योति जल रही है, इसकी मिसाल हमने कोविड के समय भी देखी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये केवल जियो और जीने दो का भाव बोलने का वाक्य नहीं हो सकता है, इसको चरितार्थ करके विश्व के सामने भारत ने दिखाया। और नमस्कार का क्या आनंद होता है, ये भी दुनिया ने महसूस किया है, ये हमारी अपनी आंखों के सामने है। ऐसी कई सारी चीजें मैं बता सकता हूँ, बोल सकता हूँ, आपके बीच में व्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन आप 3 दिन के चिंतन शिविर में इन सारी बातों का विचार निश्चित रूप से करेंगे। उस धारा पे चलते हुए भी हमारी सरकार ने भी ऐसे कई विषयों को हाथ में लिया है, जिसके भरोसे से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मैं जब शिक्षा मंत्री गुरु जी, तो उस समय नई शिक्षा नीति जब लागू हुई, नई शिक्षा नीति तो नहीं बोलना चाहिए, शिक्षा नीति 2020, क्योंकि 2 बार शिक्षा नीति आजादी के बाद हमारे देश में आई है, एक बार 68 में, एक बार 86 में, लेकिन दोनों बार के कलेवर में केवल ऊपर के अंकों का अंतर पड़ा, अंदर का कोई मटेरियल उसका बदला नहीं गया। ये दुर्भाग्य देश का। लेकिन पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब शिक्षा नीति आई, तो शिक्षा नीति में वो हर चीज समाहित करने का प्रयास किया, जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत पे हम गर्व कर सके, हमको एहसास हो कि हाँ, हम सनातन संस्कृति के संवाहक। वो सारे उदाहरण, जिन उदाहरणों को पहले चिमटे से पकड़ने में भी डर लगता था, उसको बिंदास रूप से हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया। कैसे कोई भूल सकता है कि अगर मित्रता का उदाहरण देना है तो भगवान कृष्ण सुदामा की दोस्ती क्यों नहीं बताना चाहिए, इसमें क्या परेशानी है। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण की बात करते हैं, तथाकथित लोग हमको पता नहीं क्या क्या कहते थे। अब ये आज बदल गया दौर, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, और ऐसे उनके सभी अनुयायियों के ऐसे सारे प्रसंगों को हमको कोई परेशानी नहीं शिक्षा नीति में रखने से, जिनसे भविष्य में हमारी युवा पीढ़ी उनसे उदाहरण से सीख करके अपने जीवन में धारण करे। और मैं ये मान के चलता हूँ, शिक्षा नीति सरकारी स्तर पे तो 20 में है, लेकिन गुरुजी ने तो ये अपनी अखंड ज्योति के माध्यम से, गायत्री परिवार के माध्यम से, ये जो अंदर की गांठ खोलने का प्रयास जो किया, वो वाकई अद्भुत है। ये वास्तव में अद्भुत है। विवाह के भंवर पढ़ते हुए मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन मंत्र का अर्थ न तो सुनने वालों को, न बोलने वालों को, न जिनकी शादी हो रही उनको बड़ा आश्चर्य लगता। शादी तो हमारी भी गुरुजी, बड़ा दुर्भाग्य कि आज तक याद नहीं कि बोला क्या था, में क्या हुआ। लेकिन ये जो छोटे छोटे प्रयोग हुए कि भाई अगर विवाह कर रहे हैं तो केवल सावधान बोलने से बात नहीं चलेगी, सावधान काय से और किससे सावधानी से काम चलाना, उसका मंत्र क्या है, अर्थ क्या है,
ये आपके माध्यम से गायत्री परिवार ने जो काम किया वाकई अद्भुत है। इसी की तो आवश्यकता है जिससे हम बात कर रहे हैं। और आनंद तो तब आ रहा है कि कई वाक्य बोलने के लिए होते हैं, सामाजिक विषमता के खिलाफ संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जातिगत विभिन्नता को मानना नहीं चाहिए, इस पे बोलने के लिए बोलते। और दोहरा चरित्र कैसा हो जाता है, ये बोलते हुए व्यक्तिगत विषय आएगा तो हम कौन सी जाति के इस अहंकार में मरे जाते, उससे बाहर ही नहीं आते। जब उससे आप बाहर नहीं आओगे तो बाकी बात क्या बनेगी। और ये बिना बोले उदाहरण बन जाता। दुर्गादास उनके भी हमारे बीच में कितने अच्छे मंत्र पढ़ते हैं, हमारे अपने वनांचल के पंडित को पीछे छोड़ते। ये करके दिखाने का मार्ग है, ये है गायत्री परिवार की धारा। मुझे इस बात का आनंद है। ये है परिणाम, बीज से परिणाम, परिणाम से फल, और फल से फिर बीज की अगली धारा। ये डॉक्टर रामकृष्ण कोसमरिया में भी दिखाई देती है। हमारी अपनी धारा उनकी क्या हो सकती है। राजनीतिक आदमी है तो क्या हो गया, लेकिन राजनीतिक आदमी की दृष्टिकोण भी तो वही होना चाहिए जो हम अपनी धारा से लेते हैं। अपने बीच में से जैसे आकाश अनंत है, आकाश को महसूस करने के लिए, बांधने के लिए, टुकड़े करने के लिए असंभव दिखता है, लेकिन गायत्री परिवार जानता है। तो गायत्री परिवार ने जैसे हमारे अंदर जल को हम कैसे टुकड़ा कर सकते हैं, लेकिन जलती धारा में से जल का गगरा भर के हमारे पास रख लें तो जल की धारा गंगा भी हो या सिंधु भी हो या सरस्वती या क्षिप्रा, हमारे जल के उस घड़े में आगे कि नहीं आगे। गायत्री परिवार ये उदाहरण डाला करके दिखाता है, इससे वास्तव में आनंद आता है और हमारी संस्कृति पे गर्व करने का मौका मिलता। मैं भी 2-3 छोटे छोटे से उदाहरण देकर बात समाप्त करूंगा। हमारी सरकार ने भी ये जो समय की गणना होना था, ये समय की गणना की वर्तमान की जो स्थिति, इसको हमारी वैदिक काल की गणना की क्या स्थिति है, वैदिक घड़ी क्या होती है, उस युवाओं के दृष्टि से मैं बताना चाहूंगा। तो काल गणना का शुद्ध केंद्र भौगोलिक दृष्टि से आजकल तो जीपीएस से दिखता भी है कि पृथ्वी 23.36 अंश पे झुकी हुई है। और आज जीपीएस देखोगे तो वो मिल जाएगा। उज्जैन का वो हमारा विश्व का 300 साल पुराना गौरवशाली इतिहास था जब हम अपने समय की शुद्धता की गणना करते थे। लेकिन जब हम गुलाम हुए तो हमारे ऐसे कई मानबिंदुओं को खंडित करने का प्रयास किया। जब फ्रांस के लोग हावी थे तो फ्रांस की राजधानी पेरिस से 50 साल तक समय की गणना होती रही। बाद में वहां से अंग्रेजों का समय आया, अंग्रेज ने ग्रीनविच में ले जाकर के समय की गणना प्रारंभ कर दी। अब समय की गणना प्रारंभ कर दी और उनने अपनी घड़ी डिसाइड कर दी। हालांकि वो चालाकी से कर दी, उनने अपनी गणना में कर दिया कि रात की 12 बजे से दिन बदलेगा। अब रात की 12 बजे से दिन बदलेगा, इसका कोई सिर पैर नहीं। कैसे मान सकते हो रात की 12 बजे? न तो कोई पक्षी, ना कोई मनुष्य, ना कोई प्राणी या तो सूर्योदय से अपनी दिनचर्या चालू करते हैं या निशाचर सूर्यास्त के बाद अपनी दिनचर्या चालू करते हैं। लेकिन बस जो चला दिया वो सही, उनने कर दिया वो सही। बड़ी मुश्किल, इसको व्यवहारिक रूप से दृष्टिकोण से कैसे लाए? तो हमारी विचार परंपरा से, संघ की दृष्टि से भी एक ऑब्जर्वेटरी बनी और उसी बात को बढ़ाते बढ़ाते एक आईआईटी के विद्यार्थी ने वैदिक घड़ी बनाई और उन्होंने बहुत सुंदर विश्लेषण किया। उस विश्लेषण को कितने अच्छे ढंग से बताया कि वास्तव में 60 मिनट के 1 घंटे का हिसाब लगाओगे तो ये जो अपना रात्रि का 12 बजे वाला हिसाब, तो अपने यहाँ ये आधी रात्रि में और आधे पूरे दिन में 1.5 दिन में माना जाएगा। अगर सुबह सूर्योदय हुआ 6 बजे तो रात की 12 बजे तो 18 घंटे हुए ना, ये पूरे 24 घंटे। तो जैसे कि आपने देखा भोपाल में देश में लागू होने जा रहा है। आगे आप देखिए, इंदौर में मौजूद है मुख्यमंत्री मोहन यादव, सीधे आपको ले चलेंगे। पति की लंबी आयु के लिए हमारे सूर्यनारायण देवता दिवाली के बाद पूर्वांचल के सारे लोग छठ पूजा का बहुत आनंद के साथ पूरा त्योहार मनाते हैं। तो आज सायंकाल से लगा करके और लंबा उनका अपना व्रत पूजा सब सिस्टम लेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से शामिल होने उसमें भी जाने वाला हूँ। तो हमारी सभी बहनों को और सभी भाइयों को छठ पूजा की प्रदेश की ओर से, देश की ओर से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मेरी बात को विराम करता हूँ। मेरे साथ बोलो भारत माता की। धन्यवाद सर।
वरिष्ठ जनों की उपस्थिति हमारा मार्गदर्शन करती है। उनके अनुभव में मुख्यमंत्री मोहन यादव को आप सुन रहे थे, इंदौर में वो मौजूद थे और इस वक्त अलग अलग लोगों के दौरे पर चल रहे हैं मुख्यमंत्री। माननीय महापौर श्रीमान पुष्पमित्र भार्गव जी, आपका अभिनंदन। माननीय विधायक मधु भैया, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। हमारे नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, आपका भी स्वागत। इस अवसर पर श्रवण सिंह चावड़ा जी, ग्रामीण अध्यक्ष, आपके दोनों तरफ बहुत बड़ा हिस्सा आता है, शहर का भी गांव का भी। इस अवसर पर निशांत जी, निशांत यादव जी, एक बार सभी मिलकर अपने आप के लिए अभिनंदन करना। अब मैं ये कारण सोच रहा था कि भोपाल के बाद अगर इंदौर में खुली तो क्या क्या खाने हो सकता है। मेरा ध्यान गया कि भोपाल के बाद अगर खाने पीने की चीज से लेकर के सभी प्रकार की जांच करने के लिए लेबोरेटरी की 56 दुकान तो बाकी जगह कहीं है ही नहीं। कहाँ है 56 दुकान? तो माल खाने वाले लोग होंगे तो वहाँ टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। तो मिलावट के विरुद्ध ये लेबोरेटरी खुलवाई, जोरदार अभिनंदन करें। हमारे अपने प्रदेश की योजना के बलबूते इंदौर की इस विधानसभा में हमारे लिए शुद्ध खाद्य प्रकार की सामग्री के लिए परीक्षण करते हुए यही मालूम पड़ जाए। और जैसा कि जानकारी आई, अभी तक भोपाल की लेबोरेटरी होने के कारण से केवल 6000 जांच होती, उसकी क्षमता सीमित थी और अब ये दायरा बहुत बढ़ गया। सभी प्रकार की इतनी सी प्रकार की जांचें होती है। ऐसे में जब हम गुणवत्तापूर्ण और शुद्धता की बात करते हैं तो ऐसे में ये सारी बातों की आवश्यकता पड़ती है। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ के साथ अब 20,000 सैंपल की जांच हो सकती है। जोरदार अभिनंदन करें। 20,000, जहाँ 6,000, उससे बढ़कर के 20,000। और इसमें भी ये 5 मंजिला लेबोरेटरी जो 3,700 वर्ग फीट में बना है और इसमें 8 करोड़ की लागत। तो प्रयोगशाला ऐसा वास्तव में ये हमारे सबके लिए जीवन की सुरक्षा की गारंटी, जिसके माध्यम से सभी प्रकार की औषधि और खाद्य सामग्री का परीक्षण होकर के ये हमारी अपनी न केवल भोपाल की मदद करेगा बल्कि पूरे मालवा अंचल में यहाँ के बाद अपना क्रम चालू होगा। जैसे मालवा में हुई, अब महाकौशल में 3 महीने बाद जबलपुर में लोकार्पण होने वाली। जोरदार अभिनंदन। ये क्रम लगातार चलेगा, एक एक संभाग तक ले जाते हुए प्रत्येक स्थान पर। हम सब देख रहे हैं समय बदलने के साथ आज के जमाने में इन पे भी कंट्रोल जरूरी है। ऐसे में ड्रग हो, दवाई हो या खाद्य सामग्री हो, चलती फिरती लाइब्रेरी की लेबोरेटरी बनाने की भी बात आई और उसमें माइक्रोबायोलॉजी जांच भी सुनिश्चित करने के लिए इसी का हिस्सा है। ये घूमते फिरते लाएगी, एक सैंपल लाएगी, वो जांच यहाँ पूरी होगी, कुछ खुद भी करेगी, कुछ हाथों हाथ टेस्ट करके देंगे, जिससे निश्चित रूप से हम सबके स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंता होना चाहिए। एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके माध्यम से पूरे देश के कितने मोर्चों पे काम हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। अब बताओ, 1956 में मध्य प्रदेश बना और ये संभाग स्तर पर जांच होना चाहिए। इन सारी बातों का आग्रह करने के लिए संभाग के बाद जिले तक जाएंगे। हमने कहा कि हम हरेक क्षेत्र में हमारे नागरिकों की जान माल की रक्षा के लिए उनकी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की जानकारी के लिए। और ये लेबोरेटरी के बाद हमने सबने देखा, जाने अनजाने अब तो बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं आने वाले समय में, लेकिन यहाँ के बाद जबलपुर, ग्वालियर, ये क्रम लगातार चलेगा। ऐसे में मैं आप सबके लिए बधाई देना चाहता हूँ और ये चेतावनी मिलावट खोरों के लिए भी है
वैसे ही आप इसके दायरे में आए और जिसने मिलावट की उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं, उसको जेल के अंदर पहुंचा के मानेंगे। किसी की जान माल को किसी को इस प्रकार की छूट नहीं दे सकती। अगर गलत काम करोगे तो सरकार आपको छोड़ेगी नहीं, और सही काम करा तो प्रोत्साहन देने का काम भी सरकार के माध्यम से होगा। इसीलिए सभी सेक्टर में समान रूप से अलग अलग प्रकार से प्रोत्साहन की नीतियां 18 नीतियां हमने लागू की, जिनके कारण से हमारे इस क्षेत्र में फूड इंडस्ट्रियों के लिए भी बहुत सारे प्रकार की छूट हुई। आज के जमाने में तो ये फूड की ठीक से चिंता कर ले तो गुलाब जामुन भी 2-2 साल तक डब्बे में बंद करके यहाँ से लोग कहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, अब अपन तो फतेहाबाद के गुलाब जामुन समझते थे, लेकिन फतेहाबाद का गुलाब जामुन अच्छा बने तो मालूम पड़ा ऑस्ट्रेलिया से लेके इंग्लैंड, अमेरिका तक इतना बढ़िया आनंद कोई ले सकता है क्या? मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और ये फतेहाबाद के गुलाब जामुन की हमको मालवा ने जो सौगात दी, आपको मालूम है सर फतेहाबाद के गुलाब जामुन से चला है? हाँ ट्रेन के, लेकिन ट्रेन के क्यों है? काले से आते थे। अरे ये अपने मालवा के लोग इतने होशियार हैं कि ये बदला लेना जानते हैं तो मिठाई से भी बदला ले लेते हैं। ये जो फतेहाबाद का गुलाब जामुन, इसकी कहानी वही है। फतेहाबाद में बड़ा भारी युद्ध हुआ। शाहजहां जिसने ताजमहल बनाया उसके 4 बेटे, उसका सबसे बड़ा दारा सिकोर, और वो अच्छा वेद का पढ़ा लिखा भी, वो बनारस में पढ़ करके अपने पास उठते आया, और दारा सिकोर को अपने बेटों से खतरा था तो वो तीनों बच्चों को दूर दूर रखते थे। एक औरंगजेब को औरंगाबाद की तरफ रखता था, दक्षिण का सारा सूबा दे करके, एक को गुजरात में, एक को लाहौर में। और जैसा कि होता वृद्धावस्था के कारण से शाहजहां ने डिसाइड किया कि मेरा उत्तराधिकारी दारा सिकोर को बना दो। अब दारा सिकोर को जैसे बनाने की बात आई, औरंगजेब ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरे अपने पिताजी पे आरोप लगाए होंगे उल्टे सुलटे कि ये गलत आदमी का चयन कर रहे हैं, और वो सेना लेके निकला। बड़ा भारी युद्ध हुआ, फतेहाबाद के पास हुआ, और इस युद्ध में उसने अपने भाई गुजरात वाले को अपने साथ मिला लिया, और इस भारी युद्ध में दारा सिकोर की सेना हारी। राजा रतन सिंह का भी यहाँ बलिदान हुआ। जोधपुर वाले भी बहुत सारे अलग प्रकार से दिल्ली की तरफ से जो सेना लड़ने आई, बड़ा भारी भीषण युद्ध हुआ, जिसको इतिहास में धर्माट का युद्ध भी कहते हैं। धर्माट के युद्ध के बाद जब यहाँ से निकलने के बाद दारा सिकोर को औरंगजेब ने मारा, अपने भाई को जिनको साथ ले गया उनको भी दारू पिला पिला के मार दिया। बाद में अपने भांजे, भतीजे, बहन को मारा। एक भाई उनका लाहौर के पास था, उसको भी मारा। अपने बेटे से कहा कि मेरा भाई बगावत कर रहा, उसको मारने गया, और संयोग से उनने उसको दामाद बना लिया, तो भी अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा औरंगजेब ने। तो अपने बेटे को जो मारे, अपने भाई को जो मारे, अपने बाप को जो जेल में बंद कर दे, अपनी बहन को जो मारे, अपने भांजे को जो मारे, तो इतना आतंक करके कोई दिल्ली की कुर्सी पे बैठे तो बाकी को कैसा लगेगा? अपने देश की तो आदत थी नहीं। देश को तो पहली बार देखा कि दिल्ली को कोई कुर्सी पे बैठने के लिए इतना तांडव मचा। इस तांडव के खिलाफ जब विषय बना तो औरंगजेब तो गद्दी में बैठ गया। उसने और बाद में क्या किया मैं बताना नहीं चाहूंगा। इस बात का बदला फतेहाबाद में हमारे व्यापारियों ने लिया, क्या गुलाब जामुन बेचना चालू करा, और धीरे से कहते कौन तो बोला दिल्ली में गए गुलाब जामुन खा रहे। ये मुहावरा अगर कहीं से बना है तो हमारे मालवा से बना, तो हमारी मिठाई भी कैसे बदला लेने का काम आती है, ये और कोई भी दे सकता है। ये हमारे मध्य प्रदेश के और मालवा के लोग ऐसे फार्मूले लाते, योगा अभिनंदन करो। ये इस प्रकार की हालत क्या दुनिया जैसे हिसाब चूकता करते हैं। हम सब तो आराम से खाते थे, वो गधे तो चले गए जहाँ जाना थे, लेकिन अपने को तो गुलाब जामुन मिलते थे, इसमें कोई लेकिन ये जो हमारे अपनी तरीके हैं जिनके कारण से देश का स्वाभिमान भी अपनी जगह रखते हैं, और इन सारी बातों को स्मरण करने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई गुलाब जामुन में आधा और ज्यादा मिला दे, बीमारी को जब जो कर दे, अनावश्यक कष्ट हो जाए, तो जब यहाँ की लेबोरेटरी यही जांच कर दे, तो इसके लिए अच्छी चीज है। जोरदार अभिनंदन करो एक नई शुरुआत के लिए, जिसके माध्यम से ये जागरूकता
सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, ऐसे कई प्रकार की चीजों के लिए ये खाद्य सामग्री के साथ साथ हम सबके बीच जागरूकता भी फैलाएगी और एक नई सौगात के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। लेकिन एक और बात, छठ पूजा का आज से उत्सव प्रारंभ हो रहा है। हमारी माता बहनें सदैव अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, पति की लंबी आयु के लिए हमारे सूर्यनारायण देवता दिवाली के बाद पूर्वांचल के सारे लोग छठ पूजा का बहुत आनंद के साथ पूरा त्योहार मनाते हैं। तो आज सायंकाल से लगा करके और लंबा उनका अपना व्रत पूजा सब सिस्टम लेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ से शामिल होने उसमें भी जाने वाला हूँ। तो हमारी सभी बहनों को और सभी भाइयों को छठ पूजा की प्रदेश की ओर से, देश की ओर से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मेरी बात को विराम करता हूँ। मेरे साथ बोलो भारत माता की। तो खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का लोकार्पण करने के लिए इंदौर पहुंचे थे मुख्यमंत्री मोहन यादव और वहां विस्तार से चर्चा की गई, क्योंकि मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार प्रदेश में कार्रवाई की जाती, लेकिन अब तक सिर्फ जो परीक्षण की यूनिट थी वो भोपाल में थी, इसलिए दूर दूर से सैंपल्स भोपाल आते थे, लेकिन अब इंदौर संभाग में से खोला गया है जिससे वहां पर ये काम हो सकेगा। और इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। सम्मेलन में शामिल हुए हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। मोहन यादव द्वारा आईटीआई ग्राउंड इंदौर में आयोजित सामाजिक समरसता सम्मेलन में शामिल हुए हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। आपका भी अभिनंदन। सावन शेखर जी, निशान जी, हरिनारायण यादव जी, हमारे आयोग है, सफाई कर्मचारी आयोग के माननीय अध्यक्ष और माननीय अध्यक्ष भाजपा पूरा मंच पीछे सारे नेता और आप सबको भी प्रणाम करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें पूरे आयोजन के लिए। हमारी ये जो सौगात है विधानसभा वाला यहाँ पे तो एक कार्यक्रम हो जाता है, लेकिन एक कार्यक्रम के साथ जो महत्व का विषय है, दीपावली मिलन भी हो जाए, सामाजिक समरसता सम्मेलन भी हो जाए और विधानसभा वार अलग अलग कामों का भूमि पूजन हो जाए, तो सुदामानगर सेक्टर डी में सीवर लाइन बिछाने का ये अमृत 2 का माध्यम से लगभग 34 किलोमीटर की ये जो लंबी लाइन है और 30 करोड़ की लागत से जोरदार अभिनंदन आज के इस नए काम के शिलान्यास पर। मैं आपके बीच में दीपावली खास करके देव दिवाली तो आने वाली है, लेकिन देव दिवाली से ऐसा मान के चलते कि हमारे सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं और सच में जननेताओं की, राजनेताओं की, निगम निगम की ये शुरुआत तो दिवाली की ऐसी होना चाहिए जिसमें जन कल्याण की भावना छिपी है, जनता की मदद की भावना छिपी है। हमारी सरकार के बनने के बाद सभी क्षेत्रों में समान रूप से इस प्रकार के सारे कामों के लिए इस प्रकार से भावना है। आई रूप के बहनों के लिए 1500 रुपये शुरू है, जोरदार लाडली बहनों के लिए अभिनंदन करें। भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा के भाव से हमने कहा कि दिवाली के बाद जो कहा वो किया, इस भाव में कोई अंतर नहीं। एक एक करके संकल्प पत्र के सारे बिंदुओं को पूरा करने के लिए हमने 15,000 रुपये देना चालू किए और ये दुर्भाग्य की बात यही के एक नेता कांग्रेस के अध्यक्ष ऐसी बेसब्री से बोलते कि लाडली बहनों को पैसे मत दीजिए, ये बहनें दारू पी जाती। आप बताओ, ये बहनें दारू पी जाती, पता नहीं रात को उतनी होती। दूसरे को कह रहे ऐसी कैसी बात है। जब हमने बोला था कि मेरा डीएनए टेस्ट कहा, अरे चोर की दाढ़ी में चिंता बोला तो समझ आ गया कांग्रेस क्या होता है। कांग्रेस के लोगों का नशा इस बात को सुना है कोई नहीं जानता। कभी ये आपातकाल लगा देते हैं, कभी भगवान राम के प्रमाण मानते हैं, ताकि इनको क्या कर जाता, क्या हो जाता। जब इनको पावर मिल जाए पागल हो जाए। अभी बड़ी बेसब्री से कह रहे अरे पैसे कहाँ से बांटेंगे। अरे बाबू
अक्टूबर के पैसे 1250 मिल गए, अब हमारे अग्रिम के पैसे मिलेंगे, ये भूल जाते हैं कि जून 2023 में ये योजना चालू हुई और उस योजना के बलबूते पर दिसंबर तक माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार के माध्यम से और बाद में हमारी सरकार के माध्यम से लगभग 40,000 करोड़ रुपए दे चुके बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारा और इनके समय हम ये थे, हमारा इस साल का बजट 4,21,000 करोड़ का है। ये हमारे काम करने का तरीका, ये हमारे काम के मापदंड है। तो लेकिन इनकी सरकार के समय 2002-03 तक 1993 से लगा करके केवल 20,000 करोड़ का बजट देता है। मतलब आप बताइए कहाँ लंबा समय 1956 में मध्य प्रदेश बना और एक भी सभी क्षेत्रों में गेहूं के अंदर 2002-03 तक केवल 500 रुपये क्विंटल गेहूं था। 1956 में जो लगभग 100 रुपये क्विंटल गेहूं मिलता है, 55 साल में केवल 400 रुपये क्विंटल गेहूं का भाव इनकी सरकार ने किसानों को दिया। और उसके उल्टे हमारी सरकार 2002-03 के बाद भारतीय युवा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान और अपनी सरकार में मिलाकर के पिछले साल 2600 रुपये क्विंटल में गेहूं खरीदा है। जोरदार अभिनंदन, ये हमारी सरकार का किसानों के लिए 2,000 रुपये क्विंटल का ये जो अपना कुल मिलाकर के सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय होता है और कई मामलों में तो और हटते। आप बताओ ये इंदौर की सीमा कहां तक हो गई, कहां तक हो गई? आप बताओ इंदौर मेट्रोपॉलिटन बन के धारवी इंदौर, बड़गांव इंदौर, बड़नगर में इंदौर, उज्जैन में इंदौर, देवास पूरा आस्था तक जोरदार अभिनंदन करो। ये है बदलते लोग का अपनी सरकार के काम का तरीका, पूरा मेट्रोपॉलिटन शहर। और केवल ये नहीं, एक शहर इधर से और एक उधर से भोपाल, भोपाल में भोपाल, सीहोर, रायसेन, उड़ीसा, ऐसा गंगापुर का हिस्सा मिलाते हुए आस्था के पास से 3 सिटी 2 सिटी को मिलाकर के आस्था के पास में मिलकर के समग्र एरिया से मालवा का करके ये अपने आप में महानगर बनेगा। ये हमारी सरकार के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री का 2047 अमृतकाल का संकल्प का मोटे तौर पर रास्ता बनाया। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें। और चलिए अब खबरों में बात करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खट्टी में पहुंचे हैं, जहां वे पूर्वांचल सेवा समिति के आयोजित और में मौजूद है नक्षत्र गार्डन में आयोजित सामाजिक समरसता सम्मेलन में सहभागिता कर रहे हैं। एक बार मैं फिर आप सबको बधाई भी देता हूं और बधाई के साथ साथ नगर निगम के द्वारा आज जो विभिन्न प्रकार के क्या शासन वाहन है जिनके माध्यम से इंदौर जो करता है वो सबसे अच्छा ही करता। आज इंदौर में स्वच्छता के मामले में जिस प्रकार से अपनी अलग जगह और केवल इंदौर में, अब इंदौर के साथ भोपाल 2 नंबर पे, जबलपुर 5 नंबर पे, 10 लाख से कम आबादी में उज्जैन 1 नंबर पे, 8 स्वच्छता के पुरस्कार अगर मिले तो हमको मिले। और यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से स्वच्छता को पूरे दुनिया के सामने भारत की जो चित्र बना है, शक्ति में संपन्न, स्वच्छता में सर्वाधिक ध्यान देने वाला, जीवन के सब क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ता हुआ भारत आज हम सबको दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित होते दिख रहा है। ऐसे में हमारी सह अस्तित्व की भावना, सब समाज को लेकर चलने की भावना की आवश्यकता है। आइए हम सब परमात्मा की दया से दीपावली के बाद देव दिवाली के पहले इस सामाजिक समरसता का जो आनंद मना रहे हैं वो वाकई अद्भुत है। दोनों हाथ की ताली ऊपर करते हुए जोरदार अभिनंदन करते हुए मेरी बात को विराम देते हुए रमेश मेंदोला जी और पूरे मंच को बधाई देता हूं। आज हम सब ये अपना 5वां कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन 5 बजे से भी लोग बड़ी संख्या में जैसे बैठे दिखे, वाकई अद्भुत है। मेरे साथ बोला भारत माता की, भारत माता की, भारत
माता की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं माननीय मुन्नालाल यादव जी से अनुरोध करूंगी कि आभार व्यक्त करें। माननीय मुन्नालाल यादव जी सभापति। आज के इस सामाजिक समरसता के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय परम आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, मंत्री तुलसीराम सिलावट जी, रमेश निर्मला जी, महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, गोलू शुक्ला जी और सभी सम्मानित मंच ने आप बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं उनका सबका और आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और इंदौर की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद थे, सामाजिक समरसता सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।